Hello student, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel BSc Bio वाला। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फाइलम पोरीफेरा। जैसा कि आपको हमने सिलेबस में दिखाया था कि आपके सिलेबस का जो फर्स्ट यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट में हमने आपको फाइलम प्रोटोजोआ पोरीफेरा सिलेंड्रेटा 3 फाइलम को हमने दिखाया था आपको। जो सिलेबस था उस सिलेबस में जो दिया गया था फाइलम पोरीफेरा पहले प्रोटोजोआ था, फिर पोरीफेरा था और सिलेंड्रेटा है आगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पहले आपको एक एनिमल किंगडम का जनरल इंट्रोडक्शन बताया था। फिर हमने क्या किया था, आपको फाइलम जो पोरीफेरा जो प्रोटोजोआ था उसका हमने आपको करेक्टर बताया था। प्रोटोजोआ का हमने करेक्टर बताया था। फिर आपके सिलेबस में 3 जीनस दिए गए थे। क्या क्या? पैरामीशियम था, यूग्लिना था और क्या था? मोनोसिस्टिस। हमने सक्सेसफुली इन तीनों जेनरा को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो हमारा फाइलम पोरीफेरा यहाँ फिनिश होता है। अच्छा, अब हम आपको चेक करते हैं। अच्छा, जो ये प्रोटोजोआ था फाइलम, उसका आप लोग हमको 5 करेक्टर बता दीजिए। और पैरामीशियम को क्या बोलते हैं ये बता दीजिए। और यूग्लिना को किसके किसके बीच कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं ये बोल दीजिए। और एक चीज़ हमको बता दीजिए, पैरामीशियम की जो बॉडी बाल थी उसकी लेयर उसको क्या कहते हैं, और कंट्रक्टाइल वैक्यूल का क्या फंक्शन है। ठीक है, ये सब आप हमको बता दीजिए। अच्छा बच्चों, आपको हम पहले एक जो ये फाइलम हमने प्रोटोजोआ पढ़ा था उसमें हमने कौन कौन सा जीनस पढ़ा था? पैरामीशियम पढ़ा था, जुगलीना पढ़ा था, मोनोसिस्टिस पढ़ा था। अच्छा, इनमें से मोनोसिस्टिस कहाँ रहता था? तो मोनोसिस्टिस रहता था सेमिनल वेस्किल ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवार्म के सेमिनल वेस्किल में। कहाँ रहता था? अर्थवॉर्म के सेमिनल वेस्किल में। अच्छा, ये जो हमने एक करेक्टर आपको बताया था फाइलम प्रोटोजोआ का, उसमें हमने बहुत सारे आपको करेक्टर अच्छे से बताया था। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा हो तो आप जाइए उस लेक्चर को अच्छी तरीके से देख लीजिए और अपना एक फाइलम आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अगर आप एग्ज़ाम टाइम कंप्लीट करेंगे तो थोड़ा जल्दी जल्दी होगा और आपको सही से सब बातें नहीं समझ में आएगी और कॉन्सेप्ट आपके माइंड में नहीं बनेगा। इसलिए आप समय रहते हुए विद इन टाइम अपना एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जाइए। जैसे जैसे मैं क्लास लेती हूँ उसको आप क्लास देखिए, नोट्स बनाइए, उसको याद करिए और टाइम टाइम पे रिवाइज भी करते रहिए ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में वो भूले ना। एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज करने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो कि मैम ने जो पढ़ाया है उसमें से आपको मिलेगा मिलेगा कि नहीं, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ पूरी गारंटी लेती हूँ उसी में से ही आएगा आपका। एक भी क्वेश्चन अगर आपका बाहर से आएगा तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर कहिएगा मैम आप ये क्वेश्चन बाहर से आया है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको विश्वास नहीं है पहले आप पढ़ के देख लीजिए। अगर क्वेश्चन पेपर आपका हमारे इस नोट से एक भी बाहर आए तो आप हमसे फिर बात करिएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे फाइलम पोरीफेरा। ये हमारा दूसरा फाइलम है। फर्स्ट फाइलम को हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। ठीक बच्चा, तो फाइलम पोरीफेरा जो है ये किसका मेंबर है? मेटाजोआ का। जैसा कि हमने एनिमल किंगडम को स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था उसमें हमने क्लासिफाई किया था पूरे एनिमल को किसमें बांटा गया था? पैराजोआ और मेटाजोआ। किसमें? पैराजोआ और मेटाजोआ। देखिए, सॉरी बच्चों, जो एनिमल किंगडम था, एनिमल किंगडम इसको हमने एक ही लिख दिया। एनिमल किंगडम को जो 2 सब किंगडम में बांटा गया था। पहले प्रोटोजोआ था जिसमें फाइलम प्रोटोजोआ था और मेटाजोआ था। तो जो ये पोरीफेरा है वो मेटाजोआ का मेंबर है। किसका मेंबर है? मेटाजोआ।
मेटाजोआ में भी हमने बताया था पैराजोआ, क्या बताया था, ये मान लीजिए मेटाजोआ हो गया। इसमें हमने आपको बताया था पैराजोआ, क्या बताया था, पैराजोआ, और क्या बताया था, और बताया था यूमेटाजोआ। ठीक है, तो पैराजोआ में हमारा पोरीफेरा था और यूमेटाजोआ में सिलेंट्रेटा से कार्डेटा तक था। कहाँ से, सिलेंट्रेटा से कार्डेटा तक था। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं फाइलम पोरीफेरा का जनरल करेक्टरिस्टिक। क्या देखेंगे, जनरल करेक्टरिस्टिक। इस लेक्चर में हम आपको इसका जनरल करेक्टर बताएंगे। उसके बाद अगर टाइम बचा तो हम आपको इसका क्लासिफिकेशन बताएंगे। क्या बताएंगे बच्चों, वर्गीकरण। क्या बताएंगे, वर्गीकरण। तो देखते हैं इसका जनरल लक्षण क्या है, जिसको बोलेंगे हम इंग्लिश में कैरेक्टर। ये है साइलेंट फीचर ऑफ फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा के लक्षण क्या हैं, तो सबसे पहले देखते हैं इस फाइलम पोरीफेरा का जो नाम दिया है किस बेसिस पे दिया गया है। देखिए पोरीफेरा ना, पोरीफेरा दो वर्ड से मिलकर बना है, पोरस और फेरन। पोरस का मतलब होता है पोर, क्या मतलब होता है, होल, क्या होता है, पोर। और फेरन का मतलब होता है बियर करना, टू बियर करना मतलब रखना। तो पोरीफेरा ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी में ढेर सारे छोटे छोटे पोर होते हैं। पोर मतलब छेद, क्या होते हैं, छेद। तो पोरीफेरा के मेंबर वो ऑर्गेनिज्म है जिनके बॉडी पे छोटे 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 पोर होते हैं। इस पोर को आस्टिया कहते हैं, आगे हम आपको बताएंगे। ठीक बच्चों, इस पोर को क्या बोलेंगे, आस्टिया। जैसे हमारे बॉडी में एक माउथ होता है, मुंह होता है, उससे हम किसी पानी को या फूड पार्टिकल को अपने शरीर में लेते हैं, अंदर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार इस टाइप के ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ढेर सारे पोर होते हैं, जिससे इनकी बॉडी में वाटर और मिनरल्स अंदर जाते हैं। वाटर और फूड पार्टिकल इसी पोर से अंदर जाते हैं। ठीक बच्चा, तो पोरीफेरा कौन से ऑर्गेनिज्म है, पोरीफेरा वो ऑर्गेनिज्म है जो पोर बियर करते हैं, और पोर इनके कितने होंगे, मैनी पोर होंगे। तो पोरीफेरा का मतलब समझ में आ गया, दैट ऑर्गेनिज्म विच बियर पोर, क्या बियर करता है, पोर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो पोरीफेरा के मेंबर हैं उनको स्पॉन्जेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पंज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जितने पोरीफेरा के मेंबर हैं उनको बोलेंगे स्पंज। क्या बोलेंगे, स्पंज। क्योंकि आप स्पंज देखे होंगे उसमें बहुत सारा छेद होता है ना, उसी तरह इनमें बहुत सारा छेद होने के कारण इनमें उनको बोलते हैं स्पंज। क्या बोलते हैं पोरीफेरा के मेंबर को, स्पंज। याद रहेगा ना, क्या बोलेंगे, स्पंज। अब देखते हैं, जैसे हमने प्रोटोजोआ का जब बता रहा था तो स्टडी आप प्रोटोजोआ को क्या बोलते थे, प्रोटोजोलॉजी। क्या बोलते थे, प्रोटोजोलॉजी। ऐसे पोरीफेरा की स्टडी को क्या बोलेंगे, पैराजूलॉजी। क्या बोलेंगे, पैराजूलॉजी। और साइंटिस्ट जो इस फील्ड में काम करेगा उसको बोलेंगे पैराजूलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे, पैराजूलॉजिस्ट। अच्छा, ये जो फाइलम का टर्म है, टर्म पोरीफेरा, जो ये फाइलम का टर्म पोरीफेरा, ये किसने दिया था, तो फाइलम का टर्म पोरीफेरा ग्रांट नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ग्रांट नामक वैज्ञानिक ने इस फाइलम का नाम पोरीफेरा दिया। इस फाइलम का नाम किसने दिया, ग्रांट नामक साइंटिस्ट ने। देखिए एक साइंटिस्ट थे जॉन इलिस, कौन था, जॉन इलिस। इन्होंने एनिमल नेचर ऑफ स्पंज, पहले लोग सोचते थे स्पंज जो है कि ये नॉन लिविंग है, मतलब इसमें जीव नहीं है, लेकिन जॉन एलिस ने इसका एनिमल नेचर को बताया। तो टर्म पोरीफेरा किसने दिया था, ग्रांट ने दिया था। और एनिमल नेचर ऑफ स्पंज का किसने दिया था, जॉन एलिस। तो इतना आपको याद आएगा ना, भूलिएगा मत। नेक्स्ट करेक्टर इसका देखते हैं, स्पंज आर मेटाजोआ, ये मेटाजोआ के मेंबर हैं। लैकिंग ट्रू एम्ब्रियोलॉजिकल जर्म लेयरिंग, हमने आपको बताया था क्लासिफिकेशन में डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक में हमने बताया था जो दो जर्म लेयर होगी उसमें हमने पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा और टिनोफोरा बताया था। लेकिन जो पोरीफेरा के मेंबर हैं उनमें दो लेयर होती है, लेकिन वो जर्म लेयर नहीं बनाती है, जर्म लेयर नहीं बनाती है। सो
ये जो डिप्लोब्लास्टिक टर्म है इसके लिए इम्प्रॉपर है। ठीक है बच्चा, इसके लिए डिप्लोब्लास्टिक जो टर्म है वो इम्प्रॉपर है। तो स्पॉन्जेस में कितने लेयर होते हैं? 2 लेयर होते हैं, लेकिन वो जर्म लेयर नहीं बनाते हैं। जैसे हम जर्म लेयर क्या होगा? इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीसोडर्म, ये हमारी जर्म लेयर है। लेकिन स्पॉन्जेस में ये जर्म लेयर नहीं बनती हैं। इसमें लेयर तो 2 होती हैं, लेकिन वो जर्म लेयर नहीं बनाती हैं। ठीक। स्पॉन्जेस एग्जिबिट सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने क्लासिफिकेशन में आपको बताया था सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड और आर्गन ग्रेड और आर्गन सिस्टम ग्रेड। तो सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हमने बताया था पोरीफेरा के मेंबर को। किसको? पोरीफेरा के मेंबर को। तो स्पॉन्ज है जो वो सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इनकी बॉडी डिफरेंट टाइप की सेल की बनी होगी, लेकिन सेल एक साथ मिलकर टिश्यू नहीं बनाती हैं। क्या होता है? सेल एक साथ मिलके टिश्यू नहीं बनाता है। आगे कैरेक्टर देखते हैं हम लोग। स्पॉन्जेस आर मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर होंगे। मल्टी सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन विथ सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। इसमें डिफरेंट टाइप की सेल होंगी। कोई सेल होगी जो फूड स्टोर करेगी, उसको थीसोसाइट कहते हैं। कोई सेल होगी इनको मतलब भोजन प्रोवाइड करेगी, उनको नर्सिंग सेल बोलते हैं। ट्रोफोसाइट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोफोसाइट सेल। जो इनका रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाली सेल है उसको जर्म सेल बोलेंगे। जो इन टोटीपेटेंट सेल होती, जैसे इनके बॉडी का कोई पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया, तो फिर से रीजनरेट होकर वो पार्ट आ जाता है, उनको टोटीपोटेंट सेल बोलते हैं। इसका जो लेयर आउटर लेयर होता है वो कोइनोसाइट या कॉलर सेल होती हैं। वो पिनेकोसाइट होता है। फिर इसमें कॉलर सेल होती हैं, नर्व सेल होता है। तो इनकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल होंगी, बट सेल वो एक साथ मिलकर टिश्यू नहीं बनाती हैं। तो टिश्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एब्सेंट होगा। यहाँ पे कैसा ऑर्गेनाइजेशन होगा? सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। कैसा? सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनकी बॉडी असिमेट्रिकल होगी, मतलब इसमें कोई सिमेट्री नहीं होगी। जैसा कि हमने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था, एसिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। तो एसिमेट्रिकल में हमने बताया था पोरीफेरा के मेंबर होंगे एसिमेट्रिकल। नेक्स्ट हमारा क्या है? स्पॉन्जेस आर सेसाइल और इमोबाइल। सेसाइल का मतलब होता है जैसे ये मान लीजिए कोई सबस्टेंस है या फिर रॉक है, इससे ये लोग चिपके रहेंगे। ये स्पॉन्जेस चिपके रहेंगे। ठीक है, ये स्पॉन्ज चिपके रहेंगे और मूवमेंट नहीं करते हैं। क्या होता है? स्पॉन्जेस आर सेसाइल एंड इमोबाइल। ये मूवमेंट नहीं करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, एक ही रॉक पे या किसी सबस्ट्रेट पे ये चिपके रहते हैं। ठीक। ऑल स्पंजेस आर मैराइन बट फ्यू फ्रेश वाटर। ऐसा देखा गया है जो कि स्पंज होते हैं वो मोस्टली लवड़ी जल में पाए जाते हैं। किसमें? लवड़ी जल में। लेकिन कुछ फ्रेश वाटर है, इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं क्योंकि ये स्वच्छ जल में पाया जाता है, और लगभग सारे स्पंज खारे जल में, नमकीले पानी में पाए जाते हैं। तो क्या हुआ? ऑल स्पंजेस आर मैराइन बट फ्यू फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में स्पॉन्जिला होगा। कौन? स्पॉन्जिला। नेक्स्ट करेक्टर क्या है? ये जो स्पॉन्ज होंगे वो सोलिटरी होंगे। सोलिटरी मतलब एक ग्रुप बना के नहीं रहेंगे, जैसे साइकान। और जो कानोलियन है वो ल्यूकोसोलेनिया। आप ल्यूकोसोलेनिया को देखेंगे ये ढेर सारे ग्रुप में रहेंगे, और साइकान देखेंगे वो अकेला सिंगल रहेगा। ठीक है। तो स्पंज सोलिटरी भी हो सकते हैं और कॉलोनियन भी हो सकते हैं। सोलिटरी में कौन होगा? साइकान, और कॉलोनियन में होगा ल्यूकोसोलेनिया। बॉडी वॉल विथ आउटर पिनेकोडर्म और इनर कोइनोडर्म। जैसे इनकी एक बॉडी वॉल हो गई, ये आउटर हो गई पिनेकोडर्म, और इनर हो गई कोइनोडर्म। और
ये स्पिनाइकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच में जिलेटिनस नॉन सेलुलर लेयर होती है जिसको मीसेनकाइम या मीसोहिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? मीसेनकाइम या मीसोहिल बोलते हैं। तो इनकी बॉडी वॉल की आउटर लेयर क्या बोलते हैं? पिनाइकोडर्म। क्या बोलेंगे बच्चा? पिनाइकोडर्म। याद कर लीजिए, पिनाइकोडर्म का कॉन्सेप्ट और कहीं नहीं मिलेगा, आपको यही मिलेगा। आउटर लेयर को बोलते हैं पिनाइकोडर्म, इनर लेयर को क्या बोलते हैं? कोइनोडर्म। और जो जिलेटिनस मैट्रिक्स होती है वो पिनाइकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं मीसेनकाइम या मीसोहिल। ये हो गया पिनाइकोडर्म, ये हो गया कोइनोडर्म, और बीच में हो गया मीसेनकाइम। क्या होगा? मीसेनकाइम। ये जिलेटिनस और नॉन सेलुलर लेयर है। कैसा? जिलेटिन की बनी हुई नॉन सेलुलर लेयर है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मीसेनकाइम। इन मीसेनकाइम कैसा? नॉन सेलुलर स्केलेटल एलिमेंट फाइब्रिल्स एंड फ्री अमीबाइड सेल प्रेजेंट। जो इसका मीसेनकाइम होगा ना, इसमें इसका स्केलेटल होगा जी, स्केलेटल होगा, और अमीबोसाइट सेल होंगी। अमीबोसाइट सेल होंगी। कौन सी सेल होगी? अमीबोसाइट सेल होंगी। तो इसकी आउटर लेयर को क्या बोलेंगे? पिनाइकोडर्म। इनर लेयर को क्या बोलेंगे? कोइनोडर्म। बीच में मीसेनकाइम होगा, ओआरआर मीसोहिल होगा। इनकी बॉडी कैविटी क्या है? बॉडी कैविटी कॉल्ड स्पंजोसील ओआरआर पैरागैस्ट्रिक कैविटी। जैसे हम लोग की बॉडी कैविटी क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, तो इनकी जो बॉडी कैविटी है उसको हम लोग बोलेंगे स्पंजोसील ओआरआर पैरागैस्ट्रिक कैविटी। क्या है? स्पंजोसील ओआरआर पैरागैस्ट्रिक कैविटी। जैसे मान लीजिए ये हो गया इनका स्पॉन्जोसिल या पैरागैस्ट्रिक कैविटी। तो जो स्पॉन्जोसिल की ये लाइन है, ये फ्लैजिलेटेड सेल के द्वारा लाइन होती है। इन सेल को बोलते हैं कोइनोसाइट सेल। क्या बोलते हैं? कोइनोसाइट सेल। तो हमने आगे बताया है आपको बॉडी कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जोसिल। क्या बोलेंगे? स्पॉन्जोसिल ओआरआर पैरागैस्ट्रिक कैविटी लाइंड विथ फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट। ये किसके द्वारा लाइन होती है? फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट। जैसे मान लीजिए ये इनका हो गया, तो ऐसे फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट इसको लाइन करेंगी। ठीक है, तो ये इसका पैरागैस्ट्रिक कैसे चैम्बर है? फ्लैजिलेटेड चैम्बर है। यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ओके, कोइनोसाइट या कॉलर सेल है, ये ओनली स्पॉन्ज में ही प्रेजेंट हो जाता है। ये जो कॉलर सेल है इस फाइलम का पिक्यूलियर करेक्टर, मतलब विशेष करेक्टर है। कोइनोसाइट सेल और किसी फाइलम में आपको नहीं मिलेगा। तो कोइनोसाइट ओआरआर कॉलर सेल प्रेजेंट ओनली इन स्पॉन्जेस। कहाँ? खाली ये स्पॉन्ज में ही प्रेजेंट होते हैं। स्पॉन्ज हैव न्यूमरस माउथलेट जिनको बोलेंगे आस्टिया। क्या बोलेंगे? आस्टिया। और वन एग्जिस्ट पोर जिसको बोलेंगे आस्कुलम। इनकी बॉडी में देखिए बहुत सारे पोर होंगे ना, उनको आस्टिया बोलेंगे जिससे पानी अंदर जाएगा। और एक सिंगल पोर होगा, जैसे हमने मान लीजिए ये इनकी बॉडी बना दी है, तो बहुत सारे इस पे डर्मल पोर होंगे, इनको बोलेंगे आस्टिया। और यहाँ पे एक सिंगल आउटलेट होगा जहाँ से पानी बाहर निकलेगा, उसको बोलेंगे आस्कुलम। और आस्टिया से पानी अंदर जाएगा। ठीक बच्चों, आस्टिया से पानी अंदर जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट करेक्टर हम लोग देखते हैं। स्पॉन्जेस हैव वाटर कैनाल सिस्टम और एक्विफेरस सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड रिस्पायरेशन। जो स्पंज है ये पोरीफेरा के मेंबर है। इसमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है जिसको हम लोग एक्विफेरस सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर कैनाल सिस्टम ओआरआर एक्विफेरस सिस्टम। क्या बोलेंगे? वाटर कैनाल सिस्टम ओआरआर एक्विफेरस सिस्टम। तो जो पानी इनके अंदर जाता है ऑस्टिया के थ्रू और आस्कुलम से बाहर निकलता है, वो क्या क्या करता है? इनको डाइजेशन मतलब खाना खाने में मदद करता है, एक्सक्रीशन करने में मदद करता है, और रिस्पायरेशन करने में मदद करता है। तो ये जो इनका वाटर कैनाल सिस्टम है या एक्विफेरस सिस्टम है, इनको डाइजेशन में, एक्सक्रीशन में और रिस्पायरेशन में मदद करता है। किस में मदद करता है? डाइजेशन में, एक्सक्रीशन में और रिस्पायरेशन में।
इनका डाइजेशन क्या है, इंट्रासेलुलर। हमने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था किस फाइलम में इंट्रासेलुलर होगा, किस फाइलम में एक्स्ट्रासेलुलर होगा और किस फाइलम में इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों है। अगर आपको वो लेक्चर नहीं याद हो या फिर नहीं तैयार हो या फिर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और उस लेक्चर को पहले देख के आइए। जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा मतलब इस प्रकार के डाइजेशन में जो पाचन होगा वो सेल के अंदर होगा। तो इनका जो पार्शियल डाइजेशन होगा वो कोइनोसाइट में होगा और पार्शियल डाइजेशन अमीबोसाइट में होगा। किसमें, इनका पार्शियल डाइजेशन भोजन का कोइनोसाइट में और पार्शियल डाइजेशन किस में होगा, अमीबोसाइट में। किस में भैया, अमीबोसाइट में। अब जो इन जैसे मान लीजिए कोई भोजन ये लोग खा लिए, ठीक, भोजन खा लिए तो जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत हुई उतना एनर्जी उनको मिला और जो बचा हुआ होगा वो उनका फूड जो स्टोर हो जाएगा थीसोसाइट सेल में। जैसे हम लोग की बॉडी का जो स्टोरेज फूड मटेरियल है वो ग्लाइकोजन है जो हमारे लीवर सेल में स्टोर होता है, वैसे ही इनके शरीर में जो फूड स्टोरिंग सेल है वो है थीसोसाइट। जैसे प्लांट के केस ले लीजिए तो उसमें स्टार्च के रूप में भोजन स्टोर होता है और जो एनिमल का केस है उसमें ग्लाइकोजन के रूप में भोजन स्टोर होता है। और कहाँ, हमारे लीवर्स में और मसल्स के सेल में ये भोजन स्टोर होता है। देखिए, फाइलम पोरीफेरा का वाटर कैनाल सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हो सकता है आपका 5 नंबर जो सार टाइप का आंसर होता है उसमें आ जाए, ठीक है। तो आप कैनाल सिस्टम को हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से बताएंगे। इस लेक्चर में बस हम थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता रहे हैं कैनाल सिस्टम का। कैनाल सिस्टम ओवरऑल एक्विफरस सिस्टम, ये प्यूक्लियर करेक्टर है किसका, फाइलम पोरीफेरा का। कैनाल सिस्टम कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है, एस्कान टाइप, साइकान टाइप और ल्यूकान टाइप। कौन कौन सा, एस्कान टाइप, साइकान टाइप और ल्यूकान टाइप। कौन, एस्कान टाइप, साइकान टाइप, ल्यूकान टाइप। एस्कान टाइप कैसा है, एकदम सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। और किस में पाया जाता है, ल्यूकोसिलेनिया में। किस में, ल्यूकोसिलेनिया में। जो साइकान टाइप है वो कॉम्प्लेक्स है, वो साइकान में पाया जाता है। और जो ल्यूकान टाइप है ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये स्पॉन्जिला में पाया जाता है। अगले लेक्चर में हम आपको एक एक कैनाल सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। जो इनका स्केलेटल सिस्टम है, इनका जो बोन है वो बना होता है किसके, स्केलेटन से बना होता है। विच कैन बी मेड अप, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोलेंगे कैलकेरियस, सिलिका जिसको बोलेंगे सिलिसियस, सिलिका मतलब बालू या SiO2 बोलते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट मतलब लाइम मतलब चूना पत्थर, ठीक है, और स्पॉन्जिन फाइबर। तो इनका स्केलेटल किससे बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का, सिलिका का और स्पॉन्जिन फाइबर का। किसका बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका का और स्पॉन्जिन फाइबर का। जब हम आपको क्लासिफिकेशन बताएंगे तो देखिए इनका क्लासिफिकेशन जो है इसी के बेसिस पे किया गया है, ठीक। स्केलेटल सिक्रेटरिंग सेल कॉल्ड स्क्लेरोब्लास्ट सेल, जो ये स्केलेटल को बोन को इसको सिक्रेट करती हैं उसके सेल को स्क्लेरोब्लास्ट सेल कहते हैं। जैसे एनिमल में जो बोन को सिक्रेट करने वाली सेल है उनको ऑस्टियोब्लास्ट सेल बोलते हैं, वैसे इसमें जो इनकी स्केलेटल को सिक्रेट करती हैं उनको स्क्लेरोब्लास्ट सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्लेरोब्लास्ट सेल बोलते हैं। स्क्लेरोब्लास्ट सेल 3 प्रकार की हैं, कैल्कोब्लास्ट सेल जो कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रेट करती हैं, सिलिकोब्लास्ट सेल जो सिलिका को सिक्रेट करती हैं, स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल जो स्पॉन्जिन फाइबर को सिक्रेट करती हैं। तो इनकी स्केलेटल सेल किसके कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की, कैल्कोब्लास्ट सेल, सिलिकोब्लास्ट सेल और स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल। तो समझ में आ गया आपको। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था इनका स्केलेटल कहाँ एम्बेडेड होता है, मीसेनकाइम में। कहाँ बच्चों, मीसेनकाइम में। इनमें रिस्पायरेशन के लिए कोई आर्गन नहीं होता है क्योंकि इसमें सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेल बस ये सेल ही होती हैं, डिफरेंट टाइप की सेल होती हैं, टिश्यू एब्सेंट होता है। तो इनमें रिस्पायरेशन प्रोटोजोआ की तरह जनरल बॉडी सरफेस से गैसेस का एक्सचेंज होगा और वाटर कैनाल सिस्टम भी इनको रिस्पायरेशन में हेल्प करेगा। किसके द्वारा होगा रिस्पायरेशन,
जनरल बॉडी सर्पस के द्वारा, और वाटर कैनाल सिस्टम इनको मदद करेगा रिस्पायरेशन में। स्पॉन्जेस अम्योनोटेलिक होंगे, जैसे प्रोटोजोआ के मेंबर हैं वो भी अमोनोटेलिक थे। इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा अमोनिया, प्रोटोजोआ की तरह। प्रोटोजोआ की तरह इन जो स्पॉन्जेस हैं उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा अमोनिया। क्या होगा? अमोनिया। इसमें आप देखते हैं रिप्रोडक्शन कैसा है। इसमें रिप्रोडक्शन दोनों होगा, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, जनरली एनिमल में आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। एनिमल में बस ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वही अगर प्लांट का केस आप लोग देखेंगे उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए इन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो जाएगा, और थ्रू प्रोडक्शन ऑफ जेम्यूल ओवरऑल इंटरनल बड। जैसे मान लीजिए ये हो गया इनकी बॉडी, यहाँ पे फ्रेगमेंट, यहाँ से ये फ्रेगमेंट डिवाइड हो गया, ये अलग होके दो ऑर्गेनिज्म को बना लेंगे। और बडिंग में देखिए इनके अंदर बड बन जाएगा, तो ये बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। इनको बोलेंगे जेम्यूल ओवरऑल इंटरनल बड। जनरली देखिए जो बड बनता है उनका इंटरनल होता है, मतलब बॉडी के अंदर बनता है, लेकिन जो ये ल्यूकोसिलेनिया है उसमें एक्सटर्नल बडिंग होती है। कैसी बडिंग? एक्सटर्नल बडिंग। तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हुआ? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, और जेम्यूल्स हुआ इंटरनल बड के द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? इसमें सेक्स सेल जो स्पर्म और ओवा है वो किसके द्वारा फार्म होती बनती है? आर्कियोसाइट सेल के द्वारा। किसके द्वारा? आर्कियोसाइट सेल के द्वारा। एट डिफरेंट टाइप। सेक्स सेल जैसे स्पर्म डिफरेंट टाइप में बनेगा, ओवा डिफरेंट टाइप में बनेगा। जब स्पर्म पहले बनेगा उसको प्रोटोगायनी बोलेंगे, अगर ओवा पहले बनेगा उसको प्रोटोगायनी बोलेंगे। ठीक। आर्कियोसाइट सेल क्या है? ये टोटिपोटेंट सेल है। टोटिपोटेंट का मतलब जैसे अगर ये स्पंज का एक सेल निकाल लेना, अगर इसको कल्चर करवाए तो ये पूरे ऑर्गेनिज्म को बना देगा। ऐसे सेल का टोटिपोटेंट सेल बोला जाता है। ऐसी सेल जिसमें इतनी एबिलिटी हो कि अगर इनको कल्चर मीडिया प्रोवाइड किया जाए तो वो पूरे ऑर्गेनिज्म को बना दे, टोटिपोटेंट सेल कहते हैं उसको। ह्यूमन में टोटिपोटेंट सेल एब्सेंट होती हैं, नहीं तो लोग एक ह्यूमन का सेल निकाल के ढेर सारे ह्यूमन बना दें। ठीक बच्चों। आर्कियोसाइट सेल में हाईएस्ट पावर ऑफ रिजनरेशन होता है। जैसे मान लीजिए उनका बॉडी का कोई भी पार्ट टूट गया तो वो उसको रिजनरेट कर लेंगे। क्या करेंगे? फिर से उत्पादित कर लेंगे। लेकिन ह्यूमन के केस में किसी का देखिए कोई उंगली वगैरह थोड़ा बहुत डैमेज हो जाती है तो फिर से पूरा उंगली आती है? नहीं आती है। तो ये इनके पास हाईएस्ट पावर ऑफ रिजनरेशन है। हमने नीचे आपको लिखा है वन सेल कैन फॉर्म होल ऑर्गेनिज्म, बट जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें ऐसा कुछ नहीं है। इनमें फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल, मतलब सेल के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। कैसे? देखिए जब ब्रीडिंग सीजन इनका आएगा, स्पर्म और ओवा ना, जो स्पर्म होगा वो पानी में ये लोग डिस्चार्ज कर देगा मेल, जो पानी के माध्यम से स्पर्म इनके बॉडी के अंदर जाएगा, जहाँ पे ओवा रहेंगी इनको फर्टिलाइज करेगा। ठीक। फर्टिलाइजेशन क्या होगा? इंटरनल होगा। क्या होगा? इंटरनल, मतलब बॉडी के अंदर। डेवलपमेंट देखिए, जब हम डेवलपमेंट आपको बताएंगे तो हम दो टर्म यूज करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिसमें लार्वा एब्सेंट हो। लार्वा क्या है? जैसे मेढक का आपने छोटा छोटा देखे होंगे मछली की तरह, उसमें छोटी सी पूंछ रहती है, वो उसका टैडपोल लार्वा होता है। वैसे ही जिस ऑर्गेनिज्म में लार्वा प्रेजेंट होगा उसका डेवलपमेंट आप बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यहाँ हमने लिखा है लार्वा फॉर्म प्रेजेंट। और जिस ऑर्गेनिज्म में लार्वा एब्सेंट होगा उसको बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इसमें डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट है, दैट इज लार्वा फॉर्म प्रेजेंट। इसमें लार्वा कौन कौन से हो सकते हैं? पैरेनकाइमुला, एम्फीब्लास्टुला और सीलोब्लास्टुला। तो बच्चों इसमें लार्वा कौन कौन से हैं? पैरेनकाइमुला, एम्फीब्लास्टुला और सीलोब्लास्टुला। तो लार्वा इनमें डिफरेंट टाइप के लार्वा पाए जाते हैं। यहाँ हमने लिखा है, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, इनका जो ये सेसाइल या फिक्स होता है एडल्ट, लेकिन लार्वा इनका क्या होता है? मोटाइल होता है। एडल्ट इनका सेसाइल होगा, मतलब किसी सबस्ट्रेट से चिपका रहेगा और मूवमेंट नहीं करेगा, बट लार्वा इनके मोटाइल होते हैं, फ्री सोमिंग होते हैं। ठीक।
अब हम देखते हैं इनका कॉमन एग्जाम्पल, कौन कौन से जीनस को फाइलम पोरीफेरा में रखा गया है। पहला है ल्यूकोसोलेनिया। क्या है? ल्यूकोसोलेनिया। इसको सिंपलेस्ट स्पॉन्ज कहते हैं। पूरे स्पॉन्ज में सबसे सिंपल स्पॉन्ज यही है। तो सबसे सिंपलेस्ट स्पॉन्ज क्या है? ल्यूकोसोलेनिया। कौन है? ल्यूकोसोलेनिया। अगला एग्जाम्पल है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं। आपने इंटर में यूप्लेक्टेला के बारे में पढ़ा था, क्योंकि वहाँ पे वो जीनस आपको पढ़ना था। यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। इसको जापान में वेडिंग गिफ्ट की तरह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉमन सेलिज्म पाया जाता है। कॉमन सेलिज्म क्या है? इसमें दो पार्टनर रहेंगे, एक को फायदा होगा, एक को ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। इसलिए इसको प्लस और जीरो का एसोसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लस और जीरो का एसोसिएशन बोलते हैं। तो यूप्लेक्टला में जो श्रिम्प होता है स्पांजिकुला, ये रहता है, और इनका एसोसिएशन होता है प्लस और जीरो का। ये यूप्लेक्टला को कोई लाभ नहीं होता, लेकिन स्पांजिकुला को लाभ होता है। ये श्रिम्प मतलब मोलस्का है। नहीं, श्रिम्प, हाँ, श्रिम्प मतलब मोलस्का। ठीक है। तो यूप्लेक्टला ये कॉमन सेलिज्म का शो करते हैं। ठीक है। यूप्लेक्टेला को वेडिंग गिफ्ट की तरह जापान में दिया जाता है। नेक्स्ट हाइलोनीमा। हाइलोनीमा को ग्लास रोप स्पॉन्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लास रोप स्पॉन्ज। याद रहेगा ना? हाइलोनीमा को ग्लास, यूप्लेक्टेला आ सकता है, वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं उसको। स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं। हमने स्टार्टिंग में बताया था स्पॉन्जेस आर जनरली मैराइन एक्सेप्ट स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला क्या है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। अब नेक्स्ट देखते हैं यू अस्पॉन्जिया। इसको बोलते हैं बाथ स्पंज। क्या बोलेंगे? बाथ स्पंज। क्लियोना क्या है? बोरिंग स्पंज। क्या है? बोरिंग स्पंज। इसको बोरिंग स्पंज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पर्ल इंडस्ट्री है उसके लिए हार्मफुल होती है। पर्ल इंडस्ट्री मतलब मोती बनाने वाला उद्योग। मोती बनाने वाले उद्योग में यह मोती में छेद कर देता है, इसलिए इसको बोरिंग स्पॉन्ज बोलते हैं। बोरिंग मतलब, बोर मतलब होल, ये पर्ल में छेद कर देता है, इसलिए इसको बोरिंग स्पॉन्ज बोलते हैं। फेरोनुमा को बोलेंगे बाउल स्पंज। फेरोनुमा को बोलेंगे बाउल स्पंज। इसका ट्रिक है, देखो, फेरे लिए तो बवाल हो गए हैं। क्या? फेरे लिए तो बवाल हो गए। तो फेरोनुमा क्या है? बाउल स्पंज है। अच्छा, आपको फाइलम पोरीफेरा का करेक्टर समझ में आ गया? जिनको नहीं समझ में आ गया होगा वो लेक्चर फिर से देखें। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन क्या है फाइलम पोरीफेरा का। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है? फाइलम को हम लोग बांटते हैं, किसके कोई करेक्टर लेते हैं, उस बेसिस पे इनको डिवाइड किया जाता है। तो फाइलम पोरीफेरा को क्लासेस में बांटा गया है। किसमें? क्लासेस में बांटा गया है। फाइलम पोरीफेरा को 3 क्लास में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्केलेटल स्ट्रक्चर। इसमें स्केलेटल क्या है? कैलकेरियस है, या फिर सिलिशियस है, या फिर स्पॉन्जिन फाइबर है। उस बेसिस पे फाइलम पोरीफेरा को 3 क्लास में बांटा गया है, कैलकेरिया, हेक्स एक्टिनिडा और डेमो स्पॉन्जिया। कौन कौन? कैलकेरिया, हेक्स एक्टिनिडा और डेमो स्पॉन्जिया। ऐसे याद कर लीजिए, CHD, CHD। कैलकेरिया, हेक्स एक्टिनिडा और डेमो स्पॉन्जिया। कौन कौन? कैलकेरिया, हेक्स एक्टिनिडा और डेमो स्पॉन्जिया। अब हम लोग देखते हैं आगे, कैलकेरिया को और क्या कहते हैं? कैलकेरिया को कैल्सी स्पॉन्ज कहते हैं, क्योंकि इनका जो स्पॉन्जिन स्केलेटल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। हेक्सा एक्टिला में 6 रेड स्पिक्यूल होगा, सिलिशियस स्पिक्यूल होगा। 6 रे मतलब 6 आर्म वाली सिलिशियस स्पिक्यूल होगा। और डेमो स्पॉन्जी जो है कि ये लार्जेस्ट क्लास है, इसमें स्पॉन्जिन फाइबर होगा। क्या होगा? स्पॉन्जिन फाइबर। तो एक एक क्लास का हम लोग ये ऐसे तीनों को कंपेयर करते हुए करेक्टर देखेंगे। अगर आप लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। जो ये डेमो स्पॉन्जिया था, हमने बताया ये लार्जेस्ट क्लास है, इसमें 90% ऑफ टोटल जेनरा निवास करता है। ठीक है। अब देखते हैं, पहला हम लोग कलकेरिया है, दूसरा हाइलो स्पॉन्जिया है, तीसरा डेमो स्पॉन्जिया है। यहाँ से देखिए। ठीक। कलकेरिया के आल मेंबर आर मैराइन। कलकेरिया के जितने भी मेंबर हैं वो मैराइन हैं। और हाइलोनिमा के भी
हाइलोस्पॉन्जिया की भाई आल मेंबर्स ऑफ मैराइन। लेकिन डिफरेंस क्या है डेमोस्पॉन्जिया में? डेमोस्पॉन्जिया में जो इनके मेंबर है मैराइन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर। मैराइन का मतलब वो लवड़ी जल में रहते हैं, फ्रेश वाटर मतलब स्वच्छ जल में, मतलब नदी में, पॉन्ड में, डिचेज में, उसमें रहते हैं। और मैराइन का मतलब समुद्री जल में। ठीक। जो कल्केरिया है इसका स्पिक्यूल कैसा होगा? कल्केरियस स्पिक्यूल होगा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। इसका क्या होगा? 6 रेड सिलीसियस, मतलब सिलिका का बना होगा, SiO2 का 6 रे वाला। और इसमें स्पॉन्जिन फाइबर होगा। क्या होगा बच्चों? स्पॉन्जिन फाइबर। तीनों में कैनाल सिस्टम पाया जाएगा क्योंकि ये पोरीफेरा के मेंबर है, लेकिन कैनाल सिस्टम इसमें डिफरेंट डिफरेंट पाया जाएगा। जो कल्केरिया उसमें एस्कान और साइकान टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाएगा, और जो हेक्सएक्टिल्डा है उसमें साइकान टाइप का, और जो डोमोस्पांजिया है उसमें रैगान टाइप और ल्यूकान टाइप कैनाल सिस्टम। कौन कौन सा? रैगान टाइप और ल्यूकान टाइप। जो ल्यूकोसुलनिया है और सॉरी, इसमें कौन कौन सा कैनाल सिस्टम है? एस्कान या साइकान टाइप, इसमें साइकान टाइप, और इसमें ल्यूकान ओवरऑल रैगान टाइप। इसके एडल्ट में ल्यूकान टाइप और लार्वा में रैगान टाइप। अब हम लोग एक एक क्लास का एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट क्लास का जो कल्केरिया है उसका एग्जाम्पल है ल्यूकोसुलेनिया, और साइकान वार स्पॉन्जिया या ग्रांटिया। क्या बोलते हैं? ग्रांटिया। तो कल्केरिया के एग्जाम्पल क्या क्या है? ल्यूकोसुलेनिया, साइकान ओवरऑल स्काइफा और ग्रांटिया। और ये हिक्स एक्टिनिडा का एग्जाम्पल है यूप्लेक्टला, जिसको बीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं। हाइलोनिमा को ग्लास रोप स्पंज भी बोलते हैं। फेरेलिया तो बवाल हो गया, मतलब फेरोनिमा बाउल स्पॉन्ज। और नेक्स्ट है जो डेमो स्पॉन्जिया है उसमें हो गया स्पॉन्जिला, जो फ्रेट बास्टर स्पॉन्ज है, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज, क्लियोना बोरिंग स्पंज। क्लियोना क्या है? हार्मफुल टू पर्ल इंडस्ट्री, पर्ल इंडस्ट्री के लिए ये खतरनाक। तो आप क्लासिफिकेशन समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? कितने क्लास में बांटा गया? 3। कल्केरिया, हेक्स एक्टिनिडा और डेमो स्पॉन्जिया। किसमें किसमें? कल्केरिया, हेक्स एक्टिनिडा और डेमो स्पॉन्जिया। अब देखते हैं हम लोग उदाहरण, इसका ये एग्जाम्पल देखते हैं। इसका हमने फिगर आपके लिए लेकर आए। देखिए ये ल्यूकोसुलेनिया है। ल्यूकोसुलेनिया समुद्र के अंदर पाया जाता है। अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा। डिस्कवरी चैनल पे कभी कभी देखिए दिखाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये यूप्लेक्टला का फिगर है, जो इंटर की बुक में आपने इसको आराम से देखा होगा। ठीक है। इसका देखिए ये आस्कुलर प्लेट है। इसमें आस्कुलम जो सिंगल माउथ होती है, ओपनिंग होती है बाहर, एनस की तरह वर्क करता है, उसको आस्कुलम, ये देखिए आस्कुलम है। और ये इसका स्पिक्यूल है। और डिफरेंट बहुत सारे पोर है, डर्मल पोर है माइन्यूट सा, जिसको बोलेंगे आस्टियर। ठीक है। तो इनलेट के लिए मैनी पोर है और आउट के लिए एक ही पोर है। क्या है? एक ही पोर है। और ये टफ्ट नीचे जो है कि टफ्ट आप स्पिक्यूल पाया जाएगा, और ये किसी सबस्ट्रेशन से चिपके हुए हैं। नेक्स्ट हम आपके लिए फिगर लाए हैं साइकान का। साइकान के भी बॉडी में देखेंगे आप लोग, ये ढेर सारे पोर होंगे, डर्मल पोर होंगे, क्योंकि ये स्पॉन्जेस के स्पॉन्जेस हैं। स्पॉन्जेस का पिकुलियर करेक्टर है, इनके बॉडी पे ढेर सारे पोर होंगे। मैनी पोर होंगे जो माउस की तरह काम करेंगे, और एक सिंगल पोर होगा टर्मिनल एंड ऑफ बॉडी, जिसको आस्कुलम बोलते हैं, ये एनस की तरह कार्य कर देगा। ये देखिए बेस है जो सबस्टेंटम से इसको चिपकाया रहता है। ये इनकी बॉडी है और ये इनका स्पिक्यूल है। इनमें स्पिक्यूल क्या होगा? कैलकेरियस। जो आस्कुलम है, आस्कुलम को सराउंड करने वाले स्पिक्यूल को आस्कुलर फ्रिंज कहते हैं, जो मोनाइक्जान स्पिक्यूल का बना होता है। मोनाइक्जान का मतलब एक ही इसमें रे होगा, इसीलिए उसको मोनाइक्जान बोल दिए। अगर 2 रे हो गया उसको डाइएक्जान। ठीक बच्चा। तो हमने ये पूरा आपको जनरल करेक्टर ऑफ फाइलम पोरीफेरा और उसका क्लासिफिकेशन बता दिया है। आपको कोई भी दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और लेक्चर अटेंड करने के बाद आप अभी अपना छोटा सा फीडबैक ज़रूर दें। आपका फीडबैक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगा।
अगर आपको इस लेक्चर में लगता है कुछ सुधार करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर हाँ बच्चों आपको लग रहा है कि मैं कम टॉपिक दे रही हूँ, कम नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, तो बच्चों आप ये गलत सोचते हैं, क्योंकि इतना नोट्स मैं दे रही हूँ और इसमें एक भी लाइन फालतू नहीं है। जैसे आप लोग देखते हैं उसमें ढेर सारा लाइन लिखा रहता है, फालतू फालतू शब्द लिखे रहते हैं। आपको पूरा लाइन टू लाइन आप लिखेंगे नोट्स में, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। और देखिए एक चीज़ और आप लोग याद कर लीजिए, मैं हर हर चीज़ को पॉइंट वाइज लिखती हूँ। थियरी में क्यों नहीं लिखती हूँ, क्योंकि थियरी आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं और एक भी चीज़ याद नहीं होता है। और पॉइंट वाइज लिखने से आपको चीज़ें याद भी होती हैं, और एग्जाम में आप लोग पॉइंट वाइज लिखिएगा, देखिएगा आपका नंबर कितना अच्छा मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं। थैंक यू सो मच, और आप अपना फीडबैक मतलब कमेंट ज़रूर करिए।